नाडिया मलिक मिसिंग केस। अमेरिका से गायब हुई एक लड़की की दिल दहलाने वाली कहानी। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी की सच्ची दास्तां बताने जा रहे हैं जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई मर्डरर है, ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कत्ल भी हो और उसका कोई कातिल ना हो, मगर इस केस में ऐसा ही हुआ। इस केस ने अमेरिकी शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नाडिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नाडिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी, जानते हैं सब कुछ इस डिटेल में इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भारतीय मूल की लड़की नाडिया मलिक की है। नाडिया अपने परिवार वालों के साथ अमेरिका के पेनिसुला स्टेट, अमेरिका के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहते थे। नाडिया बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। पढ़ाई के दौरान जब नाडिया की उम्र यही कोई 15-16 साल थी तब उनकी मुलाकात भारतीय मूल के भूपेंद्र गगन सिंह नाम के एक लड़के से होती है। भूपेंद्र भी उन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहता है। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नाडिया की ज़िंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वह ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करती थी। मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो भूपेंद्र के लिए पागल सी होने लगती है। अब वह दिन रात भूपेंद्र से ही बात करती रहती थी। अगर वो किसी और से बात भी करती तब भी वो अक्सर भूपेंद्र का ही जिक्र करा करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी जाते हुए वे भूपेंद्र से ही मिला करती थी। इन सब के चक्कर में नाडिया की पढ़ाई काफ़ी पीछे छूटने लगी थी और नाडिया की ज़िंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नाडिया के घर वालों को काफ़ी परेशानी होती और वो नाडिया को समझाने की कोशिश करते। मगर नाडिया को भूपेंद्र के अलावा कुछ न दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा उसे किसी और की बातें सुनाई देती थी। भूपेंद्र के प्यार में नाडिया मलिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज़्यादा समझाने लगते हैं तो नाडिया परिवार वालों से ही अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके भूपेंद्र के पास रहने लगती है। नाडिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते और साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नाडिया एक बेटे को जन्म देती है। नाडिया अब अपने परिवार वालों को लगभग भुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपेंद्र और अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। नाडिया का पढ़ाई से लगभग रिश्ता ख़त्म हो गया था। बीते समय के साथ नाडिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नाडिया 3 बच्चों की मां बन जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नाडिया के साथ एक बड़ी दुखद घटना घटती है। नाडिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार में कहीं घूमने जाते हैं। अब ये लोग मार्केट में ही थे तभी अचानक नाडिया की बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्ची की इस हालात को देखते हुए नाडिया और भूपेंद्र उसे संभालने की कोशिश करते हैं मगर उस बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। नाडिया अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है मगर यही भूपेंद्र एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नाडिया ने कभी नहीं की थी। दरअसल मरती हुई बेटी को उसी हालत में छोड़ करके भूपेंद्र वहाँ से ये कहते हुए भाग जाता है कि उसे तुम ही संभालो और तुम ही पुलिस की मदद के लिए फ़ोन करो, मैं कुछ नहीं जानता। नाडिया अभी कुछ कर पाती उससे पहले ही वह मासूम सी बच्ची बिल्कुल शांत पड़ जाती है। नाडिया के बुलाने पर थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी मदद के लिए आ जाती है मगर तब तक नाडिया की बेटी इस दुनिया से जा चुकी होती है। बच्चे की मौत की वजह समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी करवाती है मगर हैरानी की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी गहराई से जांच करने के बावजूद ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस बच्चे की मौत की वजह क्या थी। हालांकि जांच में ये संकेत मिलते हैं कि बच्ची मस्कुलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से ग्रस्त थी मगर इस स्थिति में भी अचानक से उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वैसे भी जब बच्ची का दम घुटने लगता था तो उसके पिता भूपेंद्र भाग निकला था, इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद भूपेंद्र ने ही इस बच्ची के साथ कुछ गलत किया है। इसलिए पुलिस मर्डर के एंगल से भी जाँच करती है मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। इस तरह से उस बच्चे की मौत का कारण एक रहस्य बनकर ही रह जाता है और इस घटना के बाद एक बार फिर से नाडिया के परिवार वाले नाडिया से संपर्क करते हैं और उसे समझाते हैं कि भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़कर वापस हम लोगों के पास आ जाओ। मगर नाडिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और वह भूपेंद्र के साथ ही रहती है। नाडिया भले ही अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाती मगर बेटे की मौत के बाद भूपेंद्र के साथ उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते। अब इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। छोटी छोटी बातों पर
दोनों काफ़ी लड़ते थे। नाडिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपेंद्र अक्सर नाडिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी मोटी बात पर लड़ाइयाँ तो बेहद आम हो गई थी। कुछ समय तक तो नाडिया ये सब कुछ झेलती है, मगर अब चीज़ें उसके बर्दाश्त के बाहर होने लगती है और अब वो भूपेंद्र को छोड़ने का मन बनाने लगती है, इसलिए अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देती है। और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात थॉमस सिंह नाम के एक आदमी से होती है। थॉमस सिंह यूएस आर्मी में कुछ साल अपनी सेवाएं देने के बाद वापस आया होता है और फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा था। धीरे धीरे नाडिया थॉमस के बीच करीब आने लगती है। थॉमस भी नाडिया को पसंद करना शुरू कर देता है और वो नाडिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम भूपेंद्र का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नाडिया भी भूपेंद्र को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी, मगर भूपेंद्र नाडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी खिंचातान के बीच में कुछ महीने और भी चलते हैं। अब साल आ चुका है 2014। प्यार से शुरू हुआ नाडिया और भूपेंद्र का रिश्ता काफ़ी जहरीला हो चुका था। नए साल में नाडिया अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है और इसी कोशिश के तहत हुए एक बार फिर अपनी पढ़ाई शुरू करती है। नाडिया डॉक्टर बनने का ख्वाब पालते हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। 2014 में जनवरी महीने में ही नाडिया का प्री मेडिकल एग्ज़ाम का फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2014 में भूपेंद्र सिंह को कहीं से थॉमस सिंह के बारे में पता चलता है। इसी के बाद नाडिया और भूपेंद्र में काफ़ी झगड़ा होता है और इसी झगड़े के दौरान भूपेंद्र सिंह नाडिया को पूरी तरीके से पिटाई भी करता है। इस मारपीट से नाडिया इतनी ज़्यादा टूट जाती है कि फाइनली वो भूपेंद्र को हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लेती है, मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नाडिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भूपेंद्र नाडिया के बॉयफ्रेंड्स थॉम को भी मैसेज करते हुए कहता है कि अगर तुम नाडिया की ज़िंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नाडिया को नहीं देख पाओगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नाडिया बिल्कुल बेबस हो जाती है तो भूपेंद्र की कैद से नहीं निकल पाती है। वो अपने भाई खालिद मलिक को फ़ोन करती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। बहन की हालत को देखते हुए खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र सिंह को फ़ोन करता है और उसे नाडिया को छोड़ने के लिए कहता है। इस बात पर फ़ोन पर ही खालिद और भूपेंद्र की काफ़ी बहस हो जाती है। इस बीच फ़ोन पर ही बैकग्राउंड में नाडिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो रोते हुए कह रही थी कि मुझे घर के बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, मुझे कैद कर लिया है, मुझे बचाओ। नाडिया की आवाज़ सुनकर खालिद कुछ कह पाता उससे पहले ही फ़ोन काटने के बाद खालिद कई बार भूपेंद्र के नंबर पर फ़ोन करता है। नंबर पर बात नहीं हो पाती है, नाडिया से संपर्क भी नहीं हो पाता है। इसी के बाद कुछ अनहोनी की आशंकाओं के चलते तुरंत खालिद पुलिस को फ़ोन करते हुए घटना की जानकारी देता है। खालिद के फ़ोन के तुरंत बाद पुलिस एक टीम भूपेंद्र के घर पर जाती है, मगर वहां पर ना तो भूपेंद्र मिलता है और न ही नाडिया। पुलिस आसपास के उन सभी संभावित जगहों पर छापेमारी करती है जहां भूपेंद्र जा सकता था, मगर कहीं से भी भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता। 9 फरवरी 2014 की तारीख यूं ही बीत जाती है। नाडिया और भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं लगता। इसी के बाद 10 फरवरी 2014 को नाडिया के परिवार वाले आधिकारिक तौर पर पुलिस में जाकर भूपेंद्र सिंह गगन के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हैं। भूपेंद्र के पास एक ब्लैक कलर की निसान कार थी। जांच के दौरान पता चलता है कि नाडिया भूपेंद्र के साथ साथ को ब्लैक कलर की निसान कार भी गायब है। इसी के आधार पर पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद भूपेंद्र और नाडिया इसी कार में कहीं निकल गए होंगे। इसलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि किसी को भी अगर ब्लैक कलर के निसान कार दिखाई दे तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म करें। नाडिया के परिवार वाले भी अपने स्तर पर कार की तलाश में लग जाते हैं। अभी ये लोग नाडिया की तलाश में लगे हुए थे कि तभी नाडिया की मोबाइल से एक के बाद एक कई टेक्स्ट मैसेज खालिद के फ़ोन पर आते हैं। मैसेज भूपेंद्र भेज रहा था। एक मैसेज में भूपेंद्र खालिद से कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत गया, वह कभी भी अब तुम्हारे घर वापस नहीं आएगी, तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। खालिद को चैलेंज करते हुए भूपेंद्र एक मैसेज में यह भी कहता है कि तुम पूरे अमेरिका में नाडिया को खोज लो, मगर वह कहीं नहीं मिलेगी। खालिद इन मैसेज के बारे में पुलिस को भी जानकारी देता है और पुलिस भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दी, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस के हाथ अब भी खाली खाली रहते हैं। इसी बीच 11 फरवरी 2014 को एक बार फिर से खालिद को नाडिया के मोबाइल से कुछ मैसेज मिलते हैं। इस बार मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम नाडिया से बात करना चाहते हो तो मुझे मोबाइल के माध्यम से $20 भेजो। इसके तुरंत बाद कई बार मैसेज मिलते हैं जिसमें रकम बढ़ाकर 20 से 100 और फिर $200 कर दी जाती है। ऐसे ही मैसेज थॉमस को भी मिलते हैं, उनमें भी यही लिखा होता है कि अगर तुम नाडिया से बात करना चाहते हो तो मुझे अभी इतने पैसे भेजिए। इसके साथ ही भूपेंद्र ये भी लिखता है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम कभी दोबारा नाडिया की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। इस मैसेज के जवाब में खालिद कहता है कि तुम मुझे कोई सबूत दो जिससे पता चले कि नाडिया तुम्हारे साथ है।
तो मैं तुम्हें अभी पैसे भेज दूंगा। तुम मुझे कम से कम एक बार उसकी हेलो की सुना दो, मैं पैसे दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा। खालिद ये कहने पर भी भूपेंद्र अंतिम मैसेज ये करता है कि आज के बाद तुम कभी नाडिया की आवाज़ नहीं सुन सकोगे। इधर भूपेंद्र लगातार मैसेज के जरिए ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। उधर पुलिस भी टीम भूपेंद्र की तलाश में लगी हुई थी, मगर कहीं से भी इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस नाडिया के मोबाइल फ़ोन के जरिए इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश में लग रही थी, मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग के मुताबिक पहले इनकी लोकेशन फिलाडेल्फिया थी, फिर ये लोग वाशिंगटन की तरफ जाते हैं और वाशिंगटन से ये लोग न्यूयॉर्क सिटी तरफ जाते हैं, मगर ये लोग ओहायो शहर पहुंचता है। यहाँ आकर इनके मोबाइल में मूवमेंट बंद हो जाती है। इस बार पुलिस की एक टीम ओहायो तक पहुँच आती है। पुलिस पीछा करते हुए उन तक घर तक पहुँचती है, जहाँ भूपेंद्र आकर रुकता है। जैसे ही भूपेंद्र इस बात की भनक लगती है कि पुलिस उसके पीछे है, वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर कुछ देर की लुका छिपी का खेल बाद पुलिस कार भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। भूपेंद्र सिंह से कार और नाडिया के बारे में पूछा जाता है। इस पर वह कुछ भी बताने से इनकार करता है और कहता है कि उनके वकील के आने के बाद ही वो कुछ बात करेगा। इसके बाद पुलिस भूपेंद्र के पॉकेट की तलाशी लेती है। उसके पॉकेट्स में नाडिया का मोबाइल, नाडिया का ड्राइविंग लाइसेंस और कार की चाबी मिलती है। जांच के बाद खुलासा होता है कि यह निसान कार की चाबी है, जिसने कथित तौर पर भूपेंद्र और नाडिया निकले थे। पुलिस वालों की पूछताछ में भूपेंद्र बताता है कि मैंने कार के साथ नाडिया को फिलाडेल्फिया में छोड़ दिया था, मगर भूपेंद्र की बात इसलिए झूठ लग रही थी क्योंकि नाडिया के परिवार वालों के मुताबिक कार की तो बस एक ही चाबी थी और वह चाबी भूपेंद्र की जेब से ही मिली थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाडिया बिना चाबी के ही कार चला रही हो? भूपेंद्र के चेहरे पर चोट के निशान थे। इस बारे में पूछे जाने पर भूपेंद्र बताता है कि जब नाडिया से उसकी मुलाकात आखिरी बार हुई थी तो ये दोनों की लड़ाई हो गई थी। नाडिया ने भी उस पर हमला किया था, जिस कारण उसके चेहरे पर ये खरोच और चोटें के निशान है। अब पुलिस की टीम नाडिया को खोजने में लग जाती है। पुलिस की बड़ी चहल पहल के बीच केस की चर्चा फिलाडेल्फिया में जोरों जोरों से होने लगती है और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, नाडिया और निसान कार कहाँ है? नाडिया फिलाडेल्फिया की सबसे बड़ी रहस्य बन चुकी थी। पुलिस की जांच जारी रहती है, मगर हाथ खाली रहता है। नाडिया की मिसिंग रिपोर्ट 10 फरवरी 2014 को दिखाई गई थी और जब तारीख आ चुकी, नाडिया फिलाडेल्फिया की सबसे बड़ी रहस्य बन चुकी थी। पुलिस की जांच जारी रहती है, मगर हाथ खाली रहता है। नाडिया की मिसिंग रिपोर्ट 10 फरवरी 2014 को लिखाई गई थी और अब तारीख आ चुकी थी 20 फरवरी 2014। फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया के मार्वल टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट में एक अनजान आदमी कॉल करता है और कहता है कि ब्लैक कलर की कार निसान अल्टीमेट का फिलाडेल्फिया के मार्केट के पास 3rd ईयर स्ट्रीट पर खड़ी है। इसी कार में शायद नाडिया हो सकती है। इस कार में शायद नाडिया हो सकती है। आखिर ये कॉल किसने की थी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम बताते हैं कि इस कॉल के बाद क्या होता है। पुलिस की एक टीम भागते हुए उस जगह पर जाती है तो सच में एक ब्लैक कलर की निसान अल्टीमेट कार खड़ी थी। कार पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। यानी बात तो ये थी कि उस कार पर 8 पार्किंग टिकट लगे हुए थे। मतलब इस जगह पर कार को खड़ी करने से पहले कहीं दूसरी जगह लीगल तरीके से इसे पार्क किया गया था और इस कारण पुलिस ने उसे पार्किंग टिकट भी लगाए थे। मगर पहले भी किसी उस कार के अंदर लाश दिखाई नहीं दी किसी को। आनन फानन में उस कार को खोला जाता है। कार के अंदर पुराने कपड़ों के ढेर थे। इसके अलावा काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। पहले तो पुलिस को कुछ भी नज़र नहीं आता, मगर जब उन कपड़ों के ढेर को हटाया जाता है तो उन कपड़ों के ढेर के नीचे नाडिया की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिस पर नाडिया की तलाश पिछले 10 दिनों से हो रही थी। वो पुलिस को कार के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे मरी हुई मिलती है। मृत्यु के समय नाडिया की उम्र सिर्फ 22 साल थी। लाश मिलते ही पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नाडिया का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम ओर से 21 फरवरी को 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि नाडिया के शरीर पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम के दौरान भी मौत की वजह और मृत्यु के तरीकों को संबंधित कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मृत्यु के कारण तथा तरीकों को समझने के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भी भेज दिए जाते हैं, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए भूपेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जाता। फिर भी पुलिस उसे शहर में ही रहने को कहती है और उस पर नज़र रखने लगती है। मगर अप्रैल 2014 को भूपेंद्र पुलिस के नियमों को तोड़ते हुए कहीं चला जाता है। इसके बाद उसे गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ ही महीने बाद भूपेंद्र को कोर्ट से बेल भी मिल जाती है
और वह फिर से आज़ाद हो जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 2 महीनों में फॉरेंसिक लैब से नतीजा आ जाएगा, मगर वहां से 8 महीने बाद जाकर अक्टूबर महीने में रिपोर्ट आती है। उम्मीद की जा रही थी कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा जिसके आधार पर नाडिया के बॉयफ्रेंड भूपेंद्र सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जा सकेगा, मगर हर कोई उस वक्त शॉक्ड रह जाता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि काफ़ी मेहनत और कई दौर की जांच के बावजूद डॉक्टर की टीम मौत के कारणों को पता नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, मौत किस तरीके से हुई उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस कई नामी जासूस को इस केस की जांच में शामिल करती है। कई महीनों तक जांच चलती है, मगर पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगती। हालांकि डिटेक्टिव अपनी पूरी जांच के बाद सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर भूपेंद्र सिंह पर ही नाडिया को जहर देकर हत्या का शक जताते हैं, मगर उसके पास में कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भूपेंद्र पर कोई मामला दर्ज नहीं कर पाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद जब पुलिस और भूपेंद्र के खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं मिलता, तो फाइनली पुलिस कोर्ट में नाडिया की हत्या को रहस्यमयी मौत बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। कुछ महीने बाद यह केस बंद भी हो जाता है और भूपेंद्र आज़ाद अपनी जी रहा होता है जिंदगी। 22 साल की नाडिया अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई, मगर उसे किसी ने नहीं मारा। पुलिस द्वारा केस बंद किए जाने के बाद नाडिया के परिवार वाले अपने स्तर पर इस केस की जांच कराने के लिए कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव अपनी जांच में कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके आधार पर नाडिया के परिवार वाले फिर से केस द्वारा इस केस को खोलने की अपील करते हैं, मगर प्राइवेट डिटेक्टिव द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस की जांच के बाद पुलिस ये कहते हुए उसकी केस को दोबारा जांच करने से इनकार कर देती है कि उन सबूतों में कोई दम नहीं है। 2015 में नाडिया का भाई खालिद मलिक नाडिया की मौत से संबंधित जानकारी देने वाले आदमी को 50,000 रुपये फिर $1 लाख देने का ऐलान करता है। महीनों बीत जाते हैं, मगर कोई भी काम की जानकारी कहीं से नहीं मिल पाती है। ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने जो सबूत इकट्ठा किए थे, उनके आधार पर नाडिया के परिवार वालों ने दावा किया था कि नाडिया के दाहिने हाथ में जहरीला इंजेक्शन भी लगाया गया था। इस वजह से उनकी मौत हुई और इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि भूपेंद्र ने लगाया था। नाडिया के परिवार वालों के मुताबिक भूपेंद्र पहले नाडिया के हाथ में जहरीला इंजेक्शन दे दिया और कार को बंद करके सभी सबूत मिटाने के बाद नाडिया को अंदर ही छोड़कर भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नाडिया ने खुद ही आत्महत्या की हो, मगर इस बात में भी कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि आत्महत्या की पुष्टि करने वाले एक भी सबूत नहीं मिलते हैं। भले ही भूपेंद्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका, मगर 2018 में एक स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए भूपेंद्र को नाडिया के परिवार वालों को $10 मिलियन का हर्जाना देने का ऑर्डर दिया था। जितने भी पैसे दिलवा दें, मगर सच तो ये है कि नाडिया के कातिलों को ना पकड़ा जाना था। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी और नाडिया के साथ हुई सबसे बड़ी नाइंसाफी है। चलिए बात करते हैं आखिर पुलिस वालों को वह अनजान शख्स जिसने कॉल किया था वो कौन था। तो कहा जाता है कि कॉल करने वाले आदमी ने पुलिस को अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर ही कार की लोकेशन बताई थी, मगर नाडिया के परिवार वालों के मुताबिक जहां पर कार खड़ी हुई थी उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर का इंतजार करते हुए एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इत्तेफाक से उस न्यूज़पेपर में उसी निशान कार के साथ नाडिया के गायब होने की खबर छपी हुई थी और उस आधार पर उस आदमी को लगा कि हो ना हो ये वही कार हो सकती है, क्योंकि उसने कार कई दिनों पहले भी एक जगह खड़ी देखी थी। बस इसी के बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया था। उसके बाद पुलिस आती है और जांच करती है, मगर उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता है, जिसका जवाब नाडिया के परिवार वालों को समेत हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, आपके अनुसार नाडिया का कातिल कौन हो सकता है? आखिर उसकी हत्या कैसे की गई थी? इस बारे में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।